नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दुष्यंत कुमार की एक गज़ल है, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कह दूं, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही है। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी के बारे में। कांग्रेस पार्टी अतीत में जी रही है और चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठी है। अतीत में जी रही क्यों कह रहा हूँ, वैसे तो काफ़ी दिन से ये स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन इधर कुछ घटनाएं फिर से हुई हैं। जैसे मंगलवार को तेलंगाना में वहाँ की इलेक्शन कमेटी ने, स्टेट इलेक्शन कमेटी ने प्रस्ताव पास किया और कहा कि सोनिया गांधी तेलंगाना से लोकसभा चुनाव लड़े। मेढक कॉन्स्टिट्यूंसी को उनके लिए तय किया गया। अब ये सोनिया गांधी पर है कि वो मेढक से लड़ती हैं या रायबरेली से लड़ती हैं या चुनाव नहीं लड़कर लोकसभा का राज्यसभा से जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि तेलंगाना और मेढक को क्यों चुना गया, उसका अतीत से संबंध है। आपको याद होगा कि जनता पार्टी के समय में जब उनकी सदस्यता चली गई थी तो 1978 में वो पहले चिकमंगलूर से चुनाव लड़ी। कर्नाटक में है चिकमंगलूर, वहाँ से लोकसभा पहुँची, वो भी सदस्यता चली गई। तो फिर 1980 में मेढक, आंध्र प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था प्रदेश का, मेढक से आम चुनाव लड़ी। रायबरेली के साथ साथ मेढक कॉन्स्टिट्यूंसी से भी चुनाव लड़ी और जीती और सरकार बनी। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वही स्थिति दोहराई जा सकती है अगर सोनिया गांधी मेढक से चुनाव लड़ जाएं और वहाँ से उनके जीतने की बड़ी प्रबल संभावना है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी की वापसी हो सकती है। अब वही है कि जो इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन हो, वही जो है इस रात को सुबह कह सकता है। ये कांग्रेस के लोग ही ऐसा सोच सकते हैं। तो दक्षिण से लेकर उत्तर तक, यानी दक्षिण से अगर लड़े सोनिया गांधी तो उत्तर तक उसका प्रभाव पड़ेगा और पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति पलट जाएगी। एक तो चमत्कार की उम्मीद ये है कांग्रेस पार्टी को। उसी सोच के तहत 2019 में राहुल गांधी को केरल के वायनाड भेजा गया था। वायनाड से वो जीत तो गए, लेकिन अमेठी से हार गए। उसका संदेश जो है अच्छा जाने की बजाय और ख़राब गया। अगर सोनिया गांधी रायबरेली छोड़ देती हैं और वायनाड से, चूँकि लोकसभा सदस्य हैं राहुल गांधी, तो वहाँ से तो लड़ेंगे ही, और वो अमेठी छोड़ देते हैं, अमेठी से नहीं लड़ते, एक ही जगह से लड़ते हैं, तो आप समझिए कि इसका संदेश क्या जाएगा कि नेहरू गांधी परिवार ने उत्तर प्रदेश, अपना जो राज्य है, उसको छोड़ दिया। वैसे उनका अपना राज्य है नहीं, उनका अपना राज्य जम्मू कश्मीर था। वो उनकी कर्म भूमि आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद थी, जो अब प्रयागराज है, उसको उन्होंने छोड़ दिया। इसका पूरे उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में और पूर्वोत्तर भारत में क्या संदेश जाएगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की उम्मीद क्या है? एक उम्मीद थी ये गठबंधन जो बना था 27 दलों का। ये गठबंधन जो है विपक्षी एकता का एक पाखंड था जो खंड खंड होकर बिखर रहा है। लेकिन उससे बड़ी, आप कांग्रेस के नेताओं के बयान सुने, बीच बीच में आते रहते हैं। जयराम रमेश कभी बोलेंगे, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे बोलेंगे, कभी दूसरे नेता बोलेंगे, और वो कहते क्या हैं, उनसे अगर पूछे कि कांग्रेस की संभावना क्या है तो बहुत अच्छी संभावना है। क्यों है? तो फिर वो आपको याद दिलाएंगे 2004 याद दिलाएंगे, लेकिन वो मेढक की बात करते हुए चिकमंगलूर की याद नहीं दिलाएंगे। सोनिया गांधी भी चिकमंगलूर से लड़ी थी 1998 का चुनाव, जब पहला चुनाव लड़ रही थी, तो वो अमेठी और चिकमंगलूर दोनों जगह से लड़ी थी। और वही यूफोरिया क्रिएट करने की कोशिश हुई जो इंदिरा गांधी जब बाई इलेक्शन लड़ी थी चिकमंगलूर से, तो उस तरह का कि कांग्रेस की वापसी हो रही, लेकिन 98 में नहीं हुई, 99 में भी नहीं हुई, 2004 में हुई, लेकिन उसके कारण बहुत सारे अलग थे। उसकी बात कई बार कर चुका हूँ, संक्षेप में इस बार भी कुछ बताऊंगा। लेकिन उस तरह का चमत्कार हुआ नहीं, लेकिन उसको कांग्रेस पार्टी याद नहीं रखना चाहती, क्योंकि वो अच्छी याद नहीं है। कांग्रेस पार्टी को याद है 2004 याद आता है, और बहुत शिद्दत से याद आता है। 2004 की याद उन्हें बहुत सताती है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री सब बताते हैं कि देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब अच्छा है। यही परिस्थिति, यही माहौल 2004 में था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसा विराट नेतृत्व था भारतीय जनता पार्टी के पास, और
कांग्रेस की नज़र में नरेंद्र मोदी से ज़्यादा लोकप्रिय थे अटल बिहारी वाजपेयी। हालांकि चुनावी दृष्टि से देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों के नेतृत्व की वैसे तो तुलना नहीं हो सकती। अटल जी का व्यक्तित्व अलग था, नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व अलग है, लेकिन जहाँ तक वोट दिलाने की क्षमता है उसमें दोनों में बहुत अंतर है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक और भौगोलिक विस्तार इतना नहीं हुआ था, संगठन इतना मजबूत नहीं हुआ था जितना आज है। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले अध्यक्ष रहते हुए फिर गृह मंत्री रहते हुए भी पार्टी के संगठन को जो मजबूती दी है, जो विस्तार दिया है, वो आज तक के इतिहास में भाजपा के जनसंघ के कभी नहीं हुआ। तो जो सामाजिक आधार बढ़ा है बीजेपी का, और उसमें कई बार कह चुका हूँ, लाभार्थी योजना, केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता, उनकी बातों की गंभीरता और उनकी शासन शैली, सुशासन, ये सब मिलकर एक जो माहौल बनाते हैं भाजपा के पक्ष में, उस तरह का माहौल कभी नहीं था। लेकिन कांग्रेस याद दिलाती है इंडिया शाइनिंग। कांग्रेस का कहना है कि 2004 में भी बीजेपी इंडिया शाइनिंग बोल रही थी, और जितने सर्वे थे, चुनावी सर्वे, वो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आ रही है, और इस बार भी ऐसा ही कहा जा रहा है। तो चमत्कार की उम्मीद में जीना, आशावादी होना अच्छा है, लेकिन अति आशावाद या अति निराशावाद दोनों खतरनाक होता है, दोनों नुकसानदेह होता है। कांग्रेस पार्टी ये नहीं सोच रही कि 2004 में कांग्रेस पार्टी के संगठन की स्थिति क्या थी। 2004 में आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, तो 2004 में आंध्र प्रदेश से बम्पर सीटें मिली थी कांग्रेस पार्टी को। 42 में से 36 या 37 सीटें मिली थी। तो और आज की स्थिति देख लीजिए, आंध्र प्रदेश से जो है कांग्रेस पार्टी के पास कोई सीट नहीं, तेलंगाना से 3 सीटें हैं। उससे तुलना कर रही है, आज की स्थिति की तुलना कर रही है कांग्रेस पार्टी। वो केवल इंडिया शाइनिंग के नारे के आधार पर ये बताने की कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी हार सकती है या हार जाएगी। कांग्रेस पार्टी की ये उम्मीद, अब 2004 की भी बात कर लें, 2004 में कोई चमत्कार नहीं हुआ था। 2004 में ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि कांग्रेस को सत्ता में आना चाहिए था। केवल 6 सीटों का अंतर था कांग्रेस और बीजेपी में। अगर बीजेपी ने डीएमके से नाता तोड़ा ना होता तो भी उसकी सरकार बनती है। अगर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में इतना बुरा प्रदर्शन न किया होता तो भी बीजेपी की सरकार बनती। तो बीजेपी की सरकार न बनने के बहुत से कारण थे। उसमें संसद पर हमला भी था, उसमें कांधार का भी कांड था, तमाम चीज़ें थी, लेकिन उसको छोड़ दिया जाए, जो चुनाव के नतीजे हैं केवल वहाँ तक सीमित रहे। तो कांग्रेस और बीजेपी में बहुत बड़ा अंतर नहीं था। फ़र्क क्या हुआ था? कांग्रेस ने अपने इतिहास में पहली बार गठबंधन की राजनीति को अपनाने का फैसला किया, इसलिए सरकार बनी। चुनाव पूर्व का गठबंधन नहीं था, ये चुनाव के बाद का गठबंधन था। और चुनाव के बाद का गठबंधन कांग्रेस पार्टी चूँकि इससे पहले कभी स्वीकार नहीं करती थी, वो सरकारें गिराने में यकीन रखती थी। जो भी गठबंधन की सरकार बनाई, गठबंधन या समर्थन की कहें, आप शुरू कीजिए, चौधरी चरण सिंह से उनकी सरकार गिराई, उसके बाद चंद्रशेखर की सरकार गिराई, फिर देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की सरकार गिराई। तो देश पर असमय लोकसभा चुनाव, मध्यावधि चुनाव थोपने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। उसने कोई गैर कांग्रेसी सरकार उसको चलने नहीं दिया जो उसके समर्थन से बनी हो। तो कांग्रेस ने 2004 में तय किया कि वो गठबंधन की राजनीति में यकीन करती है। उससे पहले शिमला और पंचमढ़ी में उसका जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, उसमें उसने बड़ा साफ साफ कहा था कि वो जातिवादी शक्तियों से कभी हाथ नहीं मिलाएगी और गठबंधन की राजनीति में या कहें अलायंस की राजनीति में कांग्रेस यकीन नहीं करती। कांग्रेस को 2004 में लगा कि अगर गठबंधन आज नहीं किया तो फिर सत्ता से बाहर हो जाएंगे, सत्ता में नहीं रह पाएंगे। तो कांग्रेस के सत्ता में आने का कारण उसका ये फैसला था कि वो गठबंधन की राजनीति के लिए तैयार है। उसके आने का कारण ये नहीं था कि इंडिया शाइनिंग नहीं चला, या उसके सत्ता में आने का ये कारण नहीं था कि लोगों ने टूटकर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया या कांग्रेस पार्टी की सरकार लोग लाना चाहते थे। ऐसा
कम से कम जो तथ्य हैं, जो चुनावी नतीजे हैं, वो इस बारे में चीख चीख कर कहते हैं कि ये सच्चाई से बहुत दूर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी उसी उम्मीद में जी रही है कि उसको लगता है कि 2004-2024 में दोहराया जाएगा, यानी 2004 में जो कुछ हुआ वही 2024 में होगा। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भाजपा को इसलिए त्याग देंगे क्योंकि लोग कांग्रेस को वापस लाना चाहते हैं। सवाल ये क्यों लाना चाहते हैं? आप गठबंधन की हालत देखिए, कांग्रेस पार्टी की अपनी हालत देखिए। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी को 2004 में कितनी सीटें मिली थी और अब उसके पास कितनी है? ममता बनर्जी अलायंस में शामिल हैं, फिर भी 2 से ज़्यादा सीट देने के लिए तैयार नहीं है। अखिलेश यादव ने अपनी ओर से अपने 16 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, कांग्रेस पार्टी से पूछा भी नहीं। ये है कांग्रेस पार्टी। केवल बात ये नहीं कि गठबंधन में कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी नहीं मिलेंगी, कांग्रेस को किस नज़र से उसके गठबंधन के साथी दल देखते हैं ये भी है। कांग्रेस का सम्मान गिरा है, कांग्रेस की प्रतिष्ठा गिरी है उसके गठबंधन के साथियों की नज़र में। अभी मतदाता की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मतदाता जहाँ आप देश भर में आप देखिए 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, जहाँ सीधा मुकाबला हुआ बीजेपी और कांग्रेस में 90% से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट है बीजेपी का। अब ये स्ट्राइक रेट क्यों बदल जाएगा, इसका जवाब कोई कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। उसका कहना है कि जो 2004 में हुआ वो फिर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, असंभव तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन कुछ भी होने का कोई तार्किक कारण होता है, उसके कुछ तथ्य होते हैं, उसका कुछ आधार होता है। कांग्रेस आधारहीन और तथ्यहीन बातें कर रही है, तो उसको लग रहा है कि मेढक से अगर सोनिया गांधी को चुनाव लड़ा दे तो वही परिस्थिति आ सकती है जो 1980 में इंदिरा गांधी के साथ हुआ था। मेढक से चुनाव लड़ी थी और जनता पार्टी को हरा दिया था और कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई थी। इस तरह के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का अधिकार तो सबको है, लेकिन उसको सच्चाई के रूप में पेश करना यही होने जा रहा है, ये सच्चाई से भागने जैसा है, सच्चाई से मुंह चुराने जैसा है। वो जो शुरू की लाइन दुष्यंत कुमार के गज़ल की मैंने बोली कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो कांग्रेस पार्टी के पाँव के नीचे ज़मीन खिसक चुकी है। इस बात को कांग्रेस पार्टी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और जब तक इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगी तब तक परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि आप अपनी कमी, अपनी कमज़ोरी को स्वीकार करेंगे तभी उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी ऐसा कर नहीं रही है क्योंकि उसके पास ऐसा नेतृत्व तो नहीं है, उसके पास ऐसा संगठन बचा नहीं है, उसके पास विश्वसनीय और भरोसे के नेता राज्यों में भी नहीं बचे हैं। एक एक करके कांग्रेस पार्टी ने राज्यों का जो नेतृत्व है उसको गणेश परिक्रमा की संस्कृति में ढालकर ख़त्म किया। आज की कांग्रेस, और पुरानी तो छोड़ ही दीजिए, इंदिरा गांधी के समय की कांग्रेस को तो छोड़ दीजिए, 2004 की भी कांग्रेस की बात कर लें तो भी वो उस स्थिति में नहीं है। 1984 40 साल हो गए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को कभी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। पूर्ण बहुमत तो छोड़िए, उसके आसपास भी नहीं आई। राजीव गांधी की हत्या की सहानुभूति भी उसे पूर्ण बहुमत के पास नहीं ले जा सकी, पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार नहीं करा सकी। उसके बाद से कांग्रेस नीचे ही नीचे गई है, उसके ऊपर कांग्रेस कभी गई नहीं। तो कांग्रेस अब 2024 में जब माहौल ऐसा है, देश में राममय वातावरण है, मोदी के पक्ष में मोदी की गारंटी चल रही है, मोदी की विश्वसनीयता अपने उत्कर्ष पर है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी में कौन ऐसा है जिस पर लोग भरोसा करेंगे? राहुल गांधी की बात को गंभीरता से लेने वाले जितने लोग हैं, उससे कई हजार गुना लोग ऐसे हैं जो उनका मजाक उड़ाते हैं उनकी बातों का। तो कांग्रेस के पास न तो नेतृत्व है, न तो नीयत है, न नीति है, न संगठन है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि परिस्थिति एकदम बदल जाएगी, माहौल बदल जाएगा और वो सत्ता में आ जाएगी। तो इस तरह का अति आत्मविश्वास कांग्रेस पार्टी को मुबारक हो, लेकिन 2024 में ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। 2024 की लड़ाई बिल्कुल मेरी नज़र में एक तरफा लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कोई है नहीं। कांग्रेस पार्टी तो थी नहीं, ये गठबंधन बन रहा था इस उम्मीद में कि बीजेपी के एक उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार विपक्ष का होगा,
उसकी संभावना भी ख़त्म हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत रही सही उम्मीद थी वो पहले ममता बनर्जी ने, फिर अरविंद केजरीवाल ने और आखिर में नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन से अलग होकर उस संभावना को भी ख़त्म कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी को ये अति आशावाद मुबारक हो, लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। इस बात को कांग्रेस के लोग जितनी जल्दी स्वीकार कर लें उतना अच्छा होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।